Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of Sales Management. जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे अबाउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग चॉइस ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें मैंने आपसे डिफरेंट फैक्टर्स को यहाँ कंसिडर किया था जिनका इफेक्ट पड़ता है जब हम चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की चॉइस को लेकर चलते हैं, जिसमें मैंने पहले पॉइंट यानी कि मार्केट कंसिडरेशन के डिफरेंट पॉइंट्स को डिस्कस किया था। इसके साथ साथ सेकंड पॉइंट वाज द प्रोडक्ट कंसिडरेशन, और इस प्रोडक्ट कंसिडरेशन में मैंने आपसे डिस्कस किया था अबाउट द वेट ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट पेरिसेबिलिटी और टेक्निकल नेचर, और इन पर्टिकुलर पॉइंट्स को मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। प्रोडक्ट कंसिडरेशन के कुछ और पर्टिकुलर फैक्टर्स हैं जिनको हम आगे कंटिन्यू करेंगे, और इसके साथ साथ कुछ और कंसिडरेशंस भी हैं जिनको हम आज के लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। द फोर्थ प्रोडक्ट कंसिडरेशन इज द स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट्स, यानी कि द प्रोडक्ट्स विच आर ऑफ स्टैंडर्ड साइज एंड क्वालिटी दे आर यूजुअली सोल्ड थ्रू द मिडलमैन्स, इंटरमीडिएरीज। जो प्रोडक्ट्स स्टैंडर्ड साइज के होते हैं या स्टैंडर्ड क्वालिटी के होते हैं, उनके लिए जो प्रोड्यूसर्स है वो इंटरमीडिएरीज का यूज करते हैं, यानी कि कन्वेंशनल चैनल्स का यूज करते हैं, और उसके थ्रू अपने इन स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं। ठीक है, लेकिन जो अनस्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट्स होते हैं, यानी कि जहां कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स की बात करी जाए, इनके लिए कंपनी क्या करती है, सेलर्स या सेल्समैन का अरेंजमेंट करती है, और उन सेल्समैन के बिहाफ पर उन प्रोडक्ट्स को सेल किया जाता है। क्लियर? द नेक्स्ट फैक्टर इज पर यूनिट कॉस्ट, यानी कि अगर किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की सेलिंग यानी कि जो उसकी कॉस्ट है, प्रोडक्शन कॉस्ट है, वो कम है, वो लो है, तो उसके बेसिस पर उसका सेलिंग प्राइस भी क्या होगा, लो होगा। तो इसके लिए कंपनी क्या करेगी, इनडायरेक्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि कन्वेंशनल चैनल्स का यूज करते हुए प्रोडक्ट को सेल करेगी। लेकिन अगर उसके सेलिंग प्राइसेस ज्यादा है और उसकी कॉस्ट ज्यादा है तो सेलिंग प्राइस भी ज्यादा होंगे, तब कंपनी क्या करती है, डिफरेंट टाइप के एक्सक्लूसिव शोरूम्स को ओपन करती है, डिपोट्स को ओपन करती है, यानी कि वो डायरेक्ट चैनल्स का यूज करती है और उसके थ्रू प्रोडक्ट को सेल करती है। क्लियर? द नेक्स्ट फैक्टर इज द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स लाइंस एंड देयर कंसिस्टेंसी, यानी कि एक कंपनी कितनी ज्यादा प्रोडक्ट लाइंस को हैंडल करती है। यानी कि अगर कोई मैन्युफैक्चरर है जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट लाइंस को हैंडल करता है और जिनकी कंसिस्टेंसी भी हाई लेवल की होती है, तो प्रोड्यूसर उन प्रोडक्ट्स को डायरेक्टली सेल कर सकता है, क्योंकि जो प्रोडक्ट्स है वो सिमिलर टाइप के कस्टमर्स के द्वारा परचेज किए जाएंगे। लेकिन अगर एक पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर है जो डिफरेंट प्रोडक्ट लाइंस को हैंडल करता है और उनके बीच में कोई भी कंसिस्टेंसी नहीं है, तो क्या होगा, उस केस में जो कस्टमर्स होंगे वो भी डिफरेंट होंगे, और जब डिफरेंट कंज्यूमर्स की बात करी जाएगी तो उस केस में डायरेक्ट बेसिस पर सेल करना कंपनी के लिए बहुत कॉस्टली हो सकता है। इसी वजह से कंपनी क्या करती है, इंटरमीडिएरीज का यूज करते हुए अपने इन प्रोडक्ट्स को सेल करती है। इसके साथ साथ ये ऑलमोस्ट इंपॉसिबल होता है प्रोड्यूसर के लिए कि डायरेक्टली ऐसे कस्टमर से कॉन्टैक्ट किया जाए, क्योंकि नंबर ऑफ कस्टमर्स बहुत ज्यादा होते हैं, वेरिएशन बहुत ज्यादा होता है। इसी वजह से कंपनी क्या करती है, इनडायरेक्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को फोकस करती है, कन्वेंशनल चैनल्स को फोकस करती है, होलसेलर्स, रिटेलर्स, सोल सेलिंग एजेंट्स, इनको फॉलो करते हुए अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट में सेल करती है, अगर इनकंसिस्टेंसी रहती है तो उस केस में। क्लियर? नेक्स्ट वन इज द गवर्नमेंट रूल्स। गवर्नमेंट की रूल्स हैं, पॉलिसीज हैं, वो भी डिस्ट्रीब्यूशन के सिलेक्शन को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं। अगर किसी पर्टिकुलर चैनल के रेफरेंस में गवर्नमेंट पॉलिसीज फेवर में है, तो कंपनी उसी पर्टिकुलर चैनल को मैक्सिमम लेवल तक फोकस करना चाहती है। ओके, एंड द लास्ट वन इज द आफ्टर सेल सर्विसेज। आफ्टर सेल सर्विसेज क्या है इनमें, कंपनी क्या होता है, आज की डेट में जो कस्टमर्स हैं वो एक्सपेक्ट करते हैं कि कंपनी उनको प्रोडक्ट के साथ साथ आफ्टर सेल सर्विसेज भी प्रोवाइड करे, क्योंकि आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड करनी है तो डायरेक्टली कंपनी इसको फॉलो करने में लगभग ये कंपनी के लिए इंपॉसिबल होता है। तो कंपनी क्या करती है, इसके लिए अपने प्रोडक्ट को होलसेलर्स या रिटेलर्स के थ्रू सेल करती है, और फिर रिटेलर्स पॉइंट पर ही आफ्टर सेल सर्विसेज को पॉसिबल करती है। तो इस केस में अगर कंपनी आफ्टर सेल सर्विस को फॉलो कर रही है तो उसके लिए इनडायरेक्ट चैनल्स का यूज करना ज्यादा किफायती होता है, ज्यादा बेनिफिशियल होता है, और उसके थ्रू वो अपने कस्टमर्स को प्रॉपर आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड करने में कैपेबल हो पाती है। ओके, तो ये तो पॉइंट्स हो गए अंडर द प्रोडक्ट कंसिडरेशन। अब हम थर्ड कैटेगरी की बात करते हैं, दैट इज अंडर द मिडिलमैन कंसिडरेशन, यानी कि मिडिलमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से
हमें किन किन पर्टिकुलर फैक्टर्स को कंसीडर करना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट आता है इसके अंदर, दैट इज द सर्विस ऑफ मिडिलमैन। यानी कि जो मिडिलमैन है उनके द्वारा डिफरेंट टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं कस्टमर्स को, जिसकी वजह से हमें चैनल की चॉइस को फॉलो करना पड़ता है। अगर मिडिलमैन कस्टमर्स को डिफरेंट टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहें जो वो चाहते हैं, तब हम क्या कर सकते हैं, तब हम मिडिलमैन को अपॉइंट कर सकते हैं। मिडिलमैन मेनली प्रोडक्ट को सेल कर रहा है, लेकिन सेल करने के साथ साथ कंपनी के प्रोडक्ट को प्रमोट भी करे, कंपनी की सेल को एनकरेज भी करे, कस्टमर्स को आफ्टर सेल सर्विस भी प्रोवाइड करे। तो अगर वो नंबर ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है तो कंपनी के लिए यही प्रॉफिटेबल रहता है कि वो मिडिलमैन यानी कि इंटरमीडिएटरीज के थ्रू अपने प्रोडक्ट को सेल करे। अदरवाइज वो डायरेक्ट चैनल्स को प्रेफर कर सकता है। ठीक। सेकेंड वन इज द सेल्स पॉसिबिलिटीज। कंपनी को अगर यह लगता है कि इंटरमीडिएटरीज को अपॉइंट करके प्रोडक्ट की सेल को काफी हद तक इंक्रीज किया जा सकता है, तब जो मैन्युफैक्चरर है वो मिडिलमैन की हेल्प को फॉलो करते हुए अपने प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। लेकिन हाँ, सेल्स पॉसिबिलिटीज होनी चाहिए। अगर सेल्स पॉसिबिलिटीज दिखाई दे रही हैं तब तो ऐसा किया जा सकता है, अदरवाइज कंपनी डायरेक्ट अप्रोच को फोकस कर सकती है। नेक्स्ट वन इज द कॉस्ट फैक्टर। दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द मिडिलमैन कंसिडरेशन कि उनकी कॉस्ट कितनी है। यानी कि जब आप चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में डिफरेंट टाइप के इंटरमीडिएट्स को इन्वॉल्व करोगे तो जब वो प्रोडक्ट को सेल करेंगे आपके बिहाफ पर तो वो एक कमीशन चार्ज करेंगे, तो उस चैनल को सेटअप करने में और उन पर्टिकुलर इंटरमीडिएट्स को आप जो कमीशन प्रोवाइड कर रहे हो वो कितना प्रोवाइड कर रहे हो, उसकी कॉस्ट कितनी है, ये बहुत ज्यादा मायने रखती है कंपनी के लिए। अगर वो बहुत ज्यादा कॉस्टली बैठ रहा है कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो कंपनी उसको अवॉइड करके डायरेक्ट चैनल्स को फोकस कर सकती है। कंपैरिजन फॉलो करेगी पहले कंपनी। अगर वो कॉस्ट बेसिस पर कम रहता है तब कंपनी इंटरमीडिएट्स के थ्रू अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकती है। ठीक है। एंड द लास्ट वन इज द एटीट्यूड ऑफ मिडिलमैन टुवर्ड्स मैन्युफैक्चरर्स पॉलिसीज। क्योंकि जब कोई भी मिडिलमैन है किसी भी मैन्युफैक्चरर के प्रोडक्ट को सेल करने के लिए प्रिपरेशन को फॉलो या प्रिपरेशन करता है तो उससे पहले वो उसकी पॉलिसीज को स्टडी करता है, पहले वो उसकी पॉलिसीज को समझता है। तो मैन्युफैक्चरर की पॉलिसीज अगर मिडिलमैन को लगती है कि उसके फेवर में है और उसको मैक्सिमम बेनिफिट प्रोवाइड कर सकती है, तब क्या करेगा वो, तब तो वो क्या करेगा, उस कंपनी के प्रोडक्ट को सेल करने के लिए एफर्ट्स करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। यानी कि अगर आपकी पॉलिसीज या मैन्युफैक्चरर की पॉलिसीज मिडिलमैन के फेवर में है और उसके एटीट्यूड को पॉजिटिव वे में कन्वर्ट कर रही हैं, तब तो आपको मिडिलमैन को फॉलो करना चाहिए। अदरवाइज सिंपली आप क्या करिए, सिंपली आप डायरेक्ट चैनल्स को फॉलो कर सकते हैं। क्लियर। तो ये पॉइंट्स हो गए अबाउट द मिडिलमैन कंसिडरेशंस। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, दैट इज कंपनी कंसिडरेशंस। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें किन किन फैक्टर्स को कंसीडर करना चाहिए, ये फैक्टर्स मैंने यहां पर डिस्कस किए हैं। अमंग दीज फैक्टर्स द फर्स्ट फैक्टर इज द गुडविल ऑफ द कंपनी। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है कि कंपनी की गुडविल क्या है मार्केट में, क्योंकि कंपनी अपनी पोजीशनिंग के बेसिस पर एक ब्रांड नेम को क्रिएट करती है, अपनी रेपुटेशन को क्रिएट करती है, अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी के बेसिस पर अपने इमेज को क्रिएट करती है। अगर कंपनी की एक स्ट्रॉन्ग इमेज है मार्केट के अंदर, तब वो चाहे किसी भी चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करे, हर चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन उसके लिए फायदेमंद सौदा होगा। ईच एंड एवरी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल प्रोवाइड द मैक्सिमम बेनिफिट टू द कंपनी इफ द कंपनी इज हैविंग इट्स मैक्सिमम गुडविल इन द मार्केट। लेकिन अगर गुडविल को उस लेवल तक मेंटेन नहीं किया है तो उसे देखना पड़ेगा कि किस चैनल के बेसिस पर वो अपने प्रोडक्ट को मैक्सिमम लेवल तक सेल कर सकती है। ओके। सेकेंड वन, फाइनेंशियल रिसोर्सेज। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि कंपनी के पास सफिशिएंट फाइनेंशियल रिसोर्सेज होने चाहिए मैन्युफैक्चरर के पास, जिसके थ्रू वो डायरेक्टली कंज्यूमर्स को अपने प्रोडक्ट सेल कर सके। क्योंकि अगर डायरेक्टली कस्टमर्स को प्रोडक्ट सेल करने हैं तो उसके लिए बहुत ज्यादा पैसा लगता है, बहुत ज्यादा अमाउंट लगती है। क्योंकि कंपनी जगह जगह अपने एक्सक्लूसिव शोरूम से डिपोट को ओपन करेगी तो वहां उसको मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट को फॉलो करना पड़ेगा। अगर कंपनी के पास लार्ज फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं तब तो वो डायरेक्ट चैनल के थ्रू कस्टमर्स को प्रोडक्ट अवेलेबल करा सकती है, अदरवाइज उसको इनडायरेक्ट चैनल्स पर डिपेंडेंट रहना ही होगा अगर उसके पास सफिशिएंट फाइनेंशियल रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है उस केस में। क्लियर। नेक्स्ट वन इज द मार्केटिंग एक्सपीरियंस एंड एबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट। सबसे बड़ा पॉइंट आता है कि जो मैनेजमेंट डिस्ट्रीब्यूशन की एक्टिविटीज को हैंडल कर रहा है उसका एक्सपीरियंस लेवल क्या है और उसकी एबिलिटी क्या है। अगर
हाईली एफिशिएंट मैनेजमेंट है और वो एक्सपर्टाइज नेचर रखता है इस केस में, तब प्रोडक्ट को डायरेक्टली कंज्यूमर्स तक डिस्ट्रीब्यूट करने का डिसीजन लिया जा सकता है। लेकिन अगर मार्केट एक्सपीरियंस नहीं है, मैनेजरल एबिलिटीज की कमी है मैन्युफैक्चरर के पास, तो वो क्या कर सकता है, वो इनडायरेक्ट चैनल्स के थ्रू प्रोडक्ट को सेल कर सकता है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट इज द डिजायर फॉर कंट्रोल ऑन चैनल डिस्ट्रीब्यूशन। आप चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पर किस वे में कंट्रोल करना चाहते हो। यानी कि अगर मैन्युफैक्चरर कंप्लीट कंट्रोल करना चाहता है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पर और उसकी मार्केटिंग एक्टिविटीज पर, तो भाई एक ही सॉल्यूशन है उसके पास कि वो डायरेक्टली कंज्यूमर्स को गुड्स सेल करे, क्योंकि इसी केस में वो चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पर फुल कंट्रोल रख सकता है। लेकिन अगर वो ऐसा कोई भी डिजायर उसके पास नहीं है कि वो फुल कंट्रोल रखना चाहता है, तो वो कन्वेंशनल चैनल्स या फिर इंडायरेक्ट चैनल्स के थ्रू प्रोडक्ट को सेल कर सकता है। क्लियर? एंड द लास्ट पॉइंट इज साइज ऑफ द कंपनी। कंपनी का साइज भी मैटर करता है। यानी कि अगर एंटरप्राइज का साइज लार्ज है तो इसका मतलब उसके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज सफिशिएंट क्वांटिटी में अवेलेबल होंगे, उसके पास मैनेजर एक्सपीरियंस भी होगा, मैनेजर एबिलिटी भी होगी, तो वो किसी भी चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को सेलेक्ट करके प्रोडक्ट को सेल कर सकती है। ओके, एंड द लास्ट वन इज द साइज ऑफ द कंपनी दैट हैज बीन डिस्कस्ड। तो इस तरह से इन पर्टिकुलर फैक्टर्स को फोकस किया सकता है अंडर द कंपनी कंसिडरेशन। नाउ द नेक्स्ट वन, फिफ्थ वन इज द गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस या पॉलिसीज। जब मार्केट में डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को फोकस किया जाता है तो ये देखा जाता है कि जो डिफरेंट चैनल्स अवेलेबल हैं डिस्ट्रीब्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनके रिगार्डिंग गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या हैं या क्या क्या रूल्स फ्रेम किए गए हैं उनके रिगार्डिंग। अगर पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है या पॉजिटिव रिजल्ट्स उनसे मिल रहे हैं कंपनी को, तो कंपनी उनको फोकस कर सकती है, अदरवाइज उनको रिजेक्ट करके वो दूसरे ऑप्शन पर विचार कर सकती है। टोटल डिपेंडेंस अपॉन द गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस और पॉलिसीज। एंड द लास्ट वन इज द अदर फैक्टर्स। अदर फैक्टर्स में जैसे फाइनेंशियल रिसोर्सेज, मैनेजरियल एबिलिटी, मार्केटिंग एक्सपीरियंस, स्टेट ऑफ कॉम्पिटिशन, पॉलिसीज ऑफ कॉम्पिटिटर्स, बाइंग बिहेवियर ऑफ द कंज्यूमर्स, एक्सपेक्टेशन ऑफ द सोसाइटी। इन सारे फैक्टर्स को हम अदर फैक्टर्स में कंसिडर करते हैं, जिनके बेसिस पर कोई भी पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर डिसाइड करता है कि वो किस चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को फोकस करते हुए अपने प्रोडक्ट को कंज्यूमर्स तक अवेलेबल कराएगा। ओके, थैंक यू।